ठीक ठीक, वहीं से काटना है ना ये? हाँ बस बस, ठीक ठीक ठीक। मैं आरपी सर आप लोगों को भूगोल विषय के लिए टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटीजीआईसी, बीपीएस आदि के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। तो आज आप लोगों को जो है ब्रह्मांड पढ़ाऊंगा। आप लोग ब्रह्मांड की संरचना के बारे में आप लोगों को आज जानकारी देंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मांड। हम बात करते हैं ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड की संरचना। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर ब्रह्मांड क्या है। जो हमारा ब्रह्मांड है, अगर इसकी बात करें हम, तो ब्रह्मांड का अर्थ ये होता है कि सूक्ष्म अणु से लेकर विशाल काय आकाश गंगा के समग्र रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, जिसे हम फिगर के माध्यम से समझेंगे कि हमारा ब्रह्मांड है। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें तो इसके अंतर्गत आकाश गंगा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूलकण, धूलकण, निहारिकाएं, सूक्ष्म अणु, अन्य गैसें। अब हम बात करते हैं जो हमारा ब्रह्मांड है, इसकी जो संरचना हुई है। कहीं न कहीं देखा जाए जो हमारा ब्रह्मांड है, इसकी संरचना के अंतर्गत इसमें प्रमुखता से गैसों की प्रधानता होती है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है। क्योंकि जो ब्रह्मांड है हमारा कहीं न कहीं गैसों से जुड़ा हुआ है, जिसमें गैसें, जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैसों से जो है हीलियम का निर्माण होता है। जो हीलियम गैस है धीरे धीरे करके अट्रैक्शन के माध्यम से ब्रह्मांड की रचना करते हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा ब्रह्मांड है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी संरचना की। तो इसकी संरचना है, विद्वानों का जो मानना है, ये कोई बात नहीं, ठीक ठीक ठीक। विद्वानों को जो मानना है कि हमारे ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। अगर संरचना की बात करें तो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। वही हम बात करें जो विद्वानों का मानना है, खगोलकों द्वारा यह बताया गया है
खगोलकों द्वारा यह बताया गया कि हमारे ब्रह्मांड में लगभग 100 से 200 अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं। लगभग 100 से 200 अरब आकाशगंगाएं मौजूद हैं। वही हम बात करें जो हमारा ब्रह्मांड है, आज भी कहीं ना कहीं इसका विस्तार हो रहा है, अर्थात इसका फैलाव हो रहा है। इसके फैलाव की अगर बात करें तो एक विद्वान है एडविन हब्बल महोदय हैं, एक विद्वान है हब्बल महोदय हैं, एडविन हब्बल महोदय हैं। इन्होंने यह बताया कि हमारे ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में भी जारी है। हमारे ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में भी जारी है। कहने का मतलब ये है कि एडविन हब्बल महोदय ने यह बताया जो हमारा ब्रह्मांड है, कहीं ना कहीं इसका फैलाव अर्थात इसका विस्तार आज प्रेजेंट टाइम में भी हो रहा है। हम बात करते हैं अगले क्रम की ओर। तो कहने का तात्पर्य हमारे ब्रह्मांड की जो संरचना हुई लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसके अंतर्गत सूक्ष्म अणु से लेकर विशालकाय आपका आकाशगंगा के समग्र रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। हम देख सकते हैं इसकी परिभाषा को, सूक्ष्म अणु से लेकर विशालकाय गंगा के समग्र रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब आगे हम बात करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे ब्रह्मांड संरचना है उसके बारे में कुछ विद्वानों ने अपने मत दिए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ विद्वानों के मत हैं, जिनमें से हम देखेंगे सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत। सबसे पहले हम बात करेंगे बिग बैंग थियरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, यह जो सिद्धांत है जॉर्ज लेमेटर महोदय के द्वारा बताया गया, जॉर्ज लेमेटर के द्वारा बताया गया। वहीं अगर हम बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत की विशद व्याख्या की बात करें तो हम
विशद व्याख्या की बात करें तो हम इसकी जो विशद व्याख्या है बेगनोर महोदय ने किया था। कहने का तात्पर्य है जो हमारा बिग बैंग थ्योरी सिद्धांत है या महाविस्फोटक सिद्धांत है, जॉर्ज महोदय द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। अगर वही हम बात करें इसके विशद अध्ययन की, अगर हम बात कर लें तो जो इसका विशद अध्ययन है, विशद व्याख्या है, बेगोनर महोदय ने किया था। हम वही बात करते हैं, दूसरी थ्योरी की बात कर लेते हैं। जो दूसरा सिद्धांत है, जो दूसरा इनका सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत इसमें है स्फीत का सिद्धांत है। स्फीत का सिद्धांत है जिसके प्रतिपादक एलन गुथ महोदय हैं, जिसके प्रतिपादक एलन गुथ महोदय हैं। वही हम नेक्स्ट परिकल्पना की बात कर ले तो जो तीसरी परिकल्पना है पतत सृष्टि सिद्धांत की परिकल्पना, पतत सृष्टि सिद्धांत की परिकल्पना। इस परिकल्पना का प्रतिपादन थॉमस गोल्ड एवं हरमांड गोल्डी ने किया था। हरमांड बांडी ने किया था। वही हम तीसरी चौथी परिकल्पना की बात कर लें। जो चौथा सिद्धांत है, चौथा मत है जो विद्वानों का, दोलन का सिद्धांत है। जो दोलन का सिद्धांत है इसका प्रतिपादन एलन सैंडेज महोदय ने किया था। एलन सैंडेज या फंडेजा महोदय ने किया था। वही अब हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं जो बिग बैंग थ्योरी है। अगर इसके सिद्धांत की बात करें हम तो विद्वानों का यह मानना है, अर्थात जालेमेटर महोदय का यह मानना था इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म एवं सघन, कहने का मतलब यह है संपूर्ण ब्रह्मांड गर्म सघन पिंड के रूप में था। कहने का मतलब ये है जो हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड है गर्म एवं सघन पिंड के रूप में था, जो एक बिंदु पर केंद्रित था, एक बिंदु पर केंद्रित था। कहने का तात्पर्य यह है जो गर्म सघन पिंड है एक बिंदु पर जब केंद्रित था तो वही केंद्रन में अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, यहां पर अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इसमें विस्फोट हुआ। के कारण महाविस्फोट हुआ और यही आकस्मिक विस्फोट जो था, यही आकस्मिक विस्फोट जो था महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जाना गया।
अर्थात बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत जॉन लेमेटर द्वारा बताया गया कि सर्वप्रथम जो है हमारा ब्रह्मांड पे, अर्थात इसके अनुसार एक सघन केंद्र बिंदु पर गर्म सघन पिंड था, जो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण उसमें महाविस्फोट होता, आकस्मिक विस्फोट होता है, जिस कारण महाविस्फोटक सिद्धांत की व्याख्या विद्वानों ने अर्थात जॉन लेमेटर ने बताया। वही हम आगे बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है कि कुछ विद्वान और हैं जिनका मत है, हम कुछ विद्वानों की और बात कर लेते हैं। उन विद्वानों में सबसे पहले हम देखते हैं कापरनिकस महोदय को। कापरनिकस महोदय जो थे, इन्होंने यह बताया, कापरनिकस महोदय ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। कहने का तात्पर्य है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। कहने का तात्पर्य हुआ, कापर महोदय ने बताया कि जो है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है, और पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है तथा पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। यह जो कथन है कापरनिकस विद्वान ने बताया, अर्थात इस सिद्धांत को, इस कथन को कापरनिकस महोदय ने हीलियोसेंट्रिक, इसे हीलियोसेंट्रिक अवधारणा कहा। अर्थात सूर्य केंद्रित अवधारणा, अर्थात सूर्य केंद्रित अवधारणा बताया। कहने का मतलब यह है जो कापरनिकस महोदय हैं, इनका जो सिद्धांत है, जो इनकी परिकल्पना है, इनकी परिकल्पना हीलियोसेंट्रिक परिकल्पना है। वहीं इसी हीलियोसेंट्रिक को जो है सूर्य केंद्रित अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। वहीं एक विद्वान है टालमी महोदय हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है। उनके कहने के अनुसार जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि टालमी महोदय ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य के बजाय पृथ्वी स्थित है, सूर्य के बजाय पृथ्वी स्थित है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं।
इस सिद्धांत को इन्होंने जियोसेंट्रिक सिद्धांत नाम दिया। टालमी महोदय ने इसे जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रित अवधारणा कहा। कहने का तात्पर्य है, अगर हम दोनों विद्वान की बात कर लें, सबसे पहले कापर्निकस महोदय की बात कर लें, जो इनका सिद्धांत था, इनका जो सिद्धांत था हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत, जिसे सूर्य केंद्रित अवधारणा के नाम पे भी जाना जाता है। इन्होंने यह बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, पृथ्वी इसकी परिक्रमा करती है। वहीं अगर हम बात करें टालमी महोदय की, टालमी महोदय ने यह बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी स्थित है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसे इन्होंने जियोसेंट्रिक या भूकेंद्रित अवधारणा कहा। वहीं हम आगे देखते हैं। वहीं देखा जाए तो जो कापर्निकस महोदय हैं, इन्हें आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक भी माना जाता है। कापर्निकस महोदय को आधुनिक खगोलशास्त्र का जनक भी माना जाता है। अब आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा ब्रह्मांड है, उसकी संरचना के बारे में विद्वानों का जो अपना अपना मत है वो दिया कि किस आधार पर हमारे ब्रह्मांड की संरचना हुई है। अब आगे हम बात करते हैं, आकाश गंगा की बात करते हैं। हम देखते हैं आकाश गंगा। वैसे देखा जाए जो आकाश गंगा है, इसके बहुत सारे नाम हैं। अगर इसकी बात करें हम तो इसे मंदाकिनी, गैलेस्की, इसके जो अन्य नाम हैं मंदाकिनी, गैलेस्की, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, स्वर की गंगा, एवं एरावत पथ, कहने का अर्थ हुआ जो हमारी आकाश गंगा है। अगर हम इसकी बात करें तो आकाश गंगा के अनेकों नाम हैं, जिसे मंदाकिनी, गैलेस्की, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, स्वर की गंगा तथा एरावत पथ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जो हमारी आकाश गंगा है। अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये हमारी आकाश गंगा है। अगर आकाश गंगा की बात करें तो कहीं न कहीं जो इसका निर्माण हुआ है, ये जो है हाइड्रोजन गैसों से बने बादलों का संचय यहाँ पर होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसका जो निर्माण होता है हाइड्रोजन गैसों के संचयन से होता है। वहीं अगर हम बात करें जो आकाश गंगा है, अगर हम इसकी बात करें, इसके अंतर्गत सूर्य,
ग्रह, पुच्छल तारे, निहारिकाएं, खगोलीय पिंड, धूल कण, खगोल इत्यादि आदि का सम्मिश्रण पाया जाता है, जिससे हमारी आकाश गंगा का निर्माण हुआ है। अर्थात हम यह कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो जो हमारी आकाश गंगा है, जो हमारी आकाश गंगा है, उसके केंद्र में हम कह सकते हैं, उसके केंद्र में कहीं न कहीं संलयन की क्रिया प्रारंभ होती है, पाई जाती है। अर्थात हाइड्रोजन गैसों का फंक्शन होता है यहीं पर, यहीं पे जिस कारण अट्रैक्शन के कारण या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसमें जो है, इससे जो है तारों का भी निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो हमारा केंद्रीय भाग है जो हमारी आकाशगंगा है, उसका जो केंद्रीय भाग है, केंद्रीय भाग को बल्ज कहा जाता है, केंद्रीय भाग को बल्ज नाम दिया जाता है। इसी बल्ज में अगर देखा जाए तो जो हमारा बल्ज है, बल्ज में नए शोध के अनुसार अगर हम बात करें तो नए शोध के अनुसार इस बल्ज में क्वासर पाया जाता है, इस बल्ज में क्वासर पाया जाता है। इसी क्वासर में अगर हम देखें तो ब्लैक होल की घटना घटित होती है। हमारे क्वासर में ब्लैक होल की घटना घटित होती है। वहीं अब हम बात करें जो हमारी आकाशगंगा है, जो हमारी आकाशगंगा है, अगर उसे हम देखें जो हमारी आकाशगंगा है, इसे जो है विद्वानों का जो मानना है, खगोल का को जो मानना है, अगर इसके हम आकार की बात कर लें, इसके हम आकार की बात कर लें, जो इसका आकार है मुख्यतः 3 रूपों में बताया जाता है, 3 रूपों में बताया जाता है। सर्वाधिक जो इसका प्रकार है, अर्थात कहने का मतलब ये है जो इसका सर्वाधिक विस्तार है, किसका, हमारे आकाशगंगा का जो सर्वाधिक विस्तार है, वो सर्पिलाकार माना जाता है। अगर वही बात करें उसके बाद तो उसका जो आकार है दीर्घवृत्ताकार के रूप में पाया जाता है। वही उसके बात करें हम तो स्तंभ या अनियमित आकार बताया जाता है। कहने के तात्पर्य ये है, अगर सर्वाधिक की बात आए तो सर्वाधिक जो विस्तार है हमारी आकाश गंगा का, वो सर्पिलाकार पाया जाता है। वही हम बात करें उसके बाद इसका जो आकार है दीर्घवृत्ताकार। वही हम बात करें स्तंभाकार या अनियमित आकार। कहने का मतलब ये है जो हमारी आकाशगंगा है, जो आकाशगंगा का जो आकार है, खगोलकों द्वारा यह माना गया कि हमारी आकाशगंगा को 3 रूपों में बांट दिया गया। अर्थात सर्वाधिक प्रकार की बात करें, सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो सर्पिलाकार पाया जाता है।
वही हम उसके बाद क्रमशः देखें तो दीर्घवृत्ताकार आकार होता है, उसके बाद देखें तो स्तंभाकार या अनियमित आकार बताया जाता है। अर्थात हमारी आकाशगंगा का सर्वाधिक विस्तार की बात आए तो सर्पिलाकार पाया जाता है। अब वही हम बात करते हैं जो हमारी आकाशगंगा है, अगर इसमें देखा जाए तो हमने निहारिका का जिक्र किया था। जो निहारिकाएं होती हैं, जो निहारिकाएं होती हैं, ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का तप्त बादल होता है। अर्थात हम कह सकते हैं गर्म तप्त गैसों का बादल होता है जो हमारी निहारिका, अर्थात हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है। अगर वही हम बात करें तो जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा असंख्य तारों का एक समूह होता है। जो हमारी आकाशगंगा है असंख्य तारों का पुंज या समूह होता है। कहने का तात्पर्य है, अगर देखा जाए जो विद्वानों का मानना है, जो आकाशगंगा है इसमें न जाने कितने तारे हैं जिसकी गणना करना मुश्किल हो जाता है। वहीं एक विद्वान है जिसे हम कह सकते हैं हमारे भारतीय विद्वान है। भारतीय विद्वान जो है जिनका नाम है गैरी गिरमोही या गैरी सिरोही के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम कह सकते हैं गैरी गिरमोही या सिरोही। ये भारतीय विद्वान है जिन्होंने यह बताया कि हमारी आकाश गंगा में लगभग 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं। इनके अनुसार हमारी आकाश गंगा में 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं। ये भारतीय विद्वान है गैरी गिरमोही या सिरोही है। इन्होंने यह बताया कि हमारे आकाश गंगा में लगभग 20,000 करोड़ तारे हो सकते हैं। अब वही हम बात करते हैं तारामंडल की, तो हमारे आकाशगंगा में तारामंडल भी पाया जाता है। हम बात करते हैं तारामंडल की बात करते हैं। अगर देखें जो तारामंडल होता है यह एक विशिष्ट आकृति है। जो तारामंडल होता है यह विशिष्ट, हम कह सकते हैं यह एक विशिष्ट आकृति है। यह एक विशिष्ट आकृति है जिसके अंतर्गत, अर्थात इसमें देखा जाए तो इनकी जो संख्या बताई गई विद्वानों के द्वारा, इनकी जो तारामंडल की संख्या बताई गई है, इनकी संख्या 88 मानी जाती है। अगर हम संख्या की बात करें हमारे आकाशगंगा में कितने तारामंडल पाए जाते हैं, तो उनकी जो संख्या है 88 संख्या बताई जाती है। वहीं हम बात करें इस तारामंडल में सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस तारा है। वहीं हम बात करें आकाशगंगा में सबसे बड़े तारामंडल की बात करें हम तो सेंटारस तारामंडल है, जिसमें 94 तारे पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा तारामंडल है, अर्थात जो आकाशगंगा की एक विशिष्ट आकृति होती जिसे हम तारामंडल नाम देते हैं, उस तारामंडल में
लगभग देखा जाए तो उनकी जो संख्या विद्वानों के द्वारा बताई गई है, अर्थात 88 तारामंडल की संख्या बताई जाती है। इन 88 तारामंडलों में सबसे बड़ा तारा जो मंडल बताया गया है, सेंटारस तारामंडल बताया गया है। जो सेंटारस तारामंडल है उसमें 94 तारे पाए जाते हैं। अब वही हम बात करते हैं, अभी आपको हमने बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि एक ब्लैक होल की घटना भी घटित होती है। होल या कृष्ण बीबर छिद्र। अभी हमने आपको बताया ये हमारी आकाश गंगा है। हमने आपको बताया हमारी आकाश गंगा के मध्य में क्या पाया जाता है, एक बल्ज पाया जाता है। इस बल्ज में आधुनिक खोज के अनुसार एक क्वासर पाया जाता है, एक क्वासर पाया जाता है। और इसी क्वासर के आंतरिक भाग में अर्थात क्वासर में ही ब्लैक होल की घटना घटित होती है। कहने का मतलब इसी क्वासर में ब्लैक होल घटना घटित होती है। अब हमें ये देखना है आखिर ये क्वासर जो है ब्लैक होल आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी खोज की बात कर लें तो जो इसकी खोज है 1930 में, अगर इस खोज की बात कर लें तो 1930 में भारतीय खगोलक हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये भारतीय खगोलक हैं जिन्होंने ब्लैक होल या कृष्ण बीबर छिद्र की खोज की थी। अर्थात सबसे पहले इन्होंने यह बताया कि हमारे आकाश गंगा में ब्लैक होल या कृष्ण बीबर छिद्र की घटना घटित होती है। अब देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा केंद्रीय भाग है। हम बात करते हैं जो हमारा केंद्रीय भाग है अर्थात हमारा केंद्र है। यहाँ पर एक संकुचित अदृश्य तारे, हम कह सकते हैं यहाँ पर संकुचित अदृश्य तारे पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं संकुचन के कारण वो जो तारे होते हैं उनकी अंतिम अवस्था होती है, अर्थात तारों की अंतिम अवस्था बताई जाती है। अब वही हम देखते हैं जो तारे की अंतिम अवस्था की अगर बात आती है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो तारा है अपने अंतिम अवस्था में जब पहुंचता है तो क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। जब ये नष्ट हो जाता है तो वो जो है इसी केंद्र में समाहित हो जाता है, अर्थात नष्ट होकर केंद्र में समाहित हो जाता है। कहने का मतलब ये है जो हमारी आकाश गंगा है उसके मध्य में संकुचित या अदृश्य तारे, अर्थात हम कह सकते हैं तारों की जो अंतिम अवस्था होती है और संकुचन के कारण अर्थात हमें कह सकते हैं वो नष्ट हो जाती है। नष्ट होकर इसी केंद्र बिंदु पर अर्थात इसी केंद्र बिंदु के अंदर वो समाहित हो जाती है। अगर हम बात करें तो इसका जो द्रव्यमान है प्रारंभिक तारे के द्रव्यमान से अगर बात करें हम तो जो प्रारंभिक तारे का द्रव्यमान होता है, अगर हम बात कर लें
प्रारंभिक तारे का जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक माना जाता है। द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक होता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है जो प्रारंभिक तारा होता है, जो उसका द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान लगभग 3 गुना अधिक होता है, जिस कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण अर्थात हम कह सकते इसमें जो है गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक पाया जाता है कि यहां से कोई भी ताप बाहर की ओर न जाके अर्थात इसी में समाहित हो जाता है, अर्थात इसी केंद्र बिंदु में तापमान समाहित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है जो हमारा कृष्ण विवर छिद्र है, अगर हम इसकी बात करें जो इसका केंद्र बिंदु है, हम इसकी बात करें जो इसका छिद्र है, अगर इसकी बात करें ये संकुचित अदृश्य तारों अर्थात अंतिम तारों की अंतिम अवस्था बताई जाती है, अर्थात तारों का नष्ट होना बताया जाता है। अर्थात यहाँ पर इतनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है जिस कारण तापमान यहाँ से आगे पलायन नहीं कर पाता है और इसी केंद्र बिंदु में समाहित हो जाता है। अर्थात जो प्रारंभिक तारे का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 3 गुना अधिक बताया जाता है, जो हमारे ब्लैक होल या कृष्ण विवर छिद्र की घटना बताई जाती है। वही हम आगे बात करते हैं जो ब्लैक होल है। अगर देखा जाए जो क्वेश्चन बार बार पुटअप करता है ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित होती है, तो हमारी आकाशगंगा के मध्य में अर्थात बल्ज में। अगर बात करें बल्ज ना रहे पर रहे तो आपका जो है उत्तर क्वासा भी माना जाएगा। हम आगे बात करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत हमारे ब्रह्मांड के अंतर्गत हम बात करते हैं सूर्य की, अर्थात सूर्य की उत्पत्ति की, अर्थात सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में हम जानेंगे। हम सूर्य की उत्पत्ति, या आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हमें यह देखना है जो हमारा सूर्य है, आखिर सूर्य की जो आंतरिक संरचना हुई है अगर उसको हम देखें तो उसे कितने स्तरों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा ये सूर्य है, ये हमारा सूर्य है। अगर हम इसकी आंतरिक संरचना की बात करें तो जो इसकी आंतरिक संरचना हुई है कहीं ना कहीं ठोस, द्रव्य, गैस आदि से मानी जाती है। वही हम देखें तो इसकी चौथी जो अवस्था विद्वानों के द्वारा खगोलकों के द्वारा बताया गया है, जो चौथी अवस्था बताई जाती है प्लाज्मा की बताई जाती है। अब आखिर प्लाज्मा क्या है? अगर प्लाज्मा की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है हाइड्रोजन से हीलियम गैसों के निर्माण की अवस्था होती है। हम इसे कह सकते हैं हाइड्रोजन से हीलियम बनने की अवस्था होती जिसे हम प्लाज्मा नाम देते हैं। अब वही हम बात करते हैं इसके कोर की। अगर हम बात कर लें जो इसका कोर है, यहाँ का जो तापमान पाया जाता है विद्वानों को द्वारा बताया गया, यहाँ लगभग देखा जाए तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जाता है। यहाँ का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक तापमान बताया जाता है यहाँ पे हम।
लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे तापमान बताया जाता है। वहीं आगे हम अगर बात करें तो जो इसकी केंद्रीय भाग है, जो केंद्रीय भाग है, अगर हम उसकी बात करें, ये केंद्रीय भाग की बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ है, कहीं न कहीं उसका जो निर्माण हुआ है मुख्य रूप से देखा जाए तो गैस एवं प्लाज्मा से ही माना जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य निर्माण तो ठोस, द्रव्य और गैस माना जाता है, लेकिन कहीं न कहीं अगर संलयन की क्रिया की बात करें, क्योंकि सूर्य के आंतरिक भाग में यहाँ पर संलयन की क्रिया पाई जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं हाइड्रोजन से हीलियम गैसों का निर्माण होता है। जिस कारण मुख्य रूप पे देखा जाए तो जो सूर्य का निर्माण है, सूर्य के निर्माण में सबसे अधिक अगर हाथ की बात करें, सबसे अधिक अगर भाग की बात करें तो गैस एवं प्लाज्मा माना जाता है। संलयन क्रिया के द्वारा हम कह सकते हैं गैस एवं प्लाज्मा ही इसका सबसे अधिक भाग पाया जाता है। अर्थात हमारे सूर्य की जो आंतरिक भाग की संरचना हुई है गैस एवं प्लाज्मा से मानी जाती है। वहीं हम बात करें, क्योंकि आपको पता है इसके नाभिक में, इसके केंद्र में संलयन की क्रिया पाए जाने के कारण ऐसी स्थितियों में परिवर्तन हो जाता है। अब वहीं हम बात करें जो केंद्रीय भाग है, इसे हम कोर कहते हैं, इसे हम केंद्रीय भाग को हम कोर कहते हैं सूर्य का। वही हम इसके दूसरे भाग की बात करें, जो इसका दूसरा भाग है जहां से रेडियो तरंगे अर्थात विकिरण मेखला हम कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम विकिरण मेखला नाम देते हैं, जहां से रेडियो तरंगे प्रवाहित होती हैं, अर्थात रेडिएशन की स्थिति पाई जाती है। यहाँ पर फोटॉन यक्ष किरणें भी पाए जाते हैं। यहाँ पर फोटॉन यक्ष किरणें आदि का उत्सर्जन यहाँ पर होता है। वही हम सेकंड परत की बात करें, अर्थात लास्ट परत की बात करें, दूसरी परत हमारी हो गई, ये हो गई पहली परत, ये हो गई दूसरी परत। हम तीसरी वाह्य परत की बात कर लें तो हम जो इसकी तीसरी परत बताई जाती है संवहनी मेखला का पाई जाती है, इसे हम कहते हैं संवहनीय मेखला नाम देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ये सूर्य के सतह की बाहरी परत मानी जाती है। अर्थात इसका जो निर्माण होता है कोशिकाओं से निर्मित होता है। इसका जो निर्माण किससे होता है, ये कोशिकाओं से निर्मित होता है। यहीं से सौर ऊर्जा बाहर की ओर आती है, यहीं से सौर ऊर्जा का उत्सर्जन हो, कह सकते हैं सौर ऊर्जा बाहर की ओर आती है। अब हम आगे देखते हैं, अब आगे हम बात करते हैं, ये तो हो गया सूर्य के आंतरिक संरचना की 3 स्तर हो गए। वही हम बात करते हैं जो सूर्य है, सूर्य के धरातलीय मंडल की हम बात कर रहे हैं। हम सूर्य के धरातलीय हम मंडल की बात करें तो जो हमारा सूर्य है उसका जो धरातल है आखिर उसे कितने मंडलों में बांटा गया है। जो खगोलकों का मत है उनके मतानुसार देखें तो उसे 3 भागों में बांटा गया है। उसे मुख्य रूप से 3 भागों में अर्थात 3 मंडलों में बांटा गया है। अब हम बात करते हैं जो हमारा सूर्य है इसके कितने मंडल पाए जाते हैं, तो इसके 3 मंडल पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके केंद्रीय भाग की बात करते हैं, अर्थात जिसे हम प्रकाश मंडल भी कहते हैं। इस केंद्रीय भाग को हम प्रकाश मंडल नाम देते हैं, जो हमारे सूर्य की सबसे केंद्रीय परत या केंद्रीय भाग या केंद्रीय मंडल माना जाता है, जिसे हम फोटोस्फीयर, जिसे हम फोटोस्फीयर
स्फीयर या दीप्तिमान सतह के नाम से भी जानते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो हमारे सूर्य के धरातलीय मंडल की जो केंद्रीय पहली परत अगर हम कह लें, अगर उसकी बात करें तो उसे प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर या दीप्तिमान सतह कहा जाता है। वहीं अगर हम देखें जो हमारी दीप्तिमान सतह है, क्योंकि यह जो है आंखों से प्रतीत होता है, हमें आंखों से दिखाई देता है फोटोस्फीयर, हम कह सकते हैं इसे हम आंखों से प्रतीत या दिखाई देता है, आंखों से प्रतीत या दिखाई देता है। अर्थात अगर देखें हम शोध के अनुसार, नए शोध के अनुसार, अर्थात नासा द्वारा जो शोध किया गया है, अगर हम बात करें जो नासा द्वारा शोध किया गया, अगर उसके अनुसार देखें हम तो जो द्युतिमान सतह है उसके धरातल का जो तापमान बताया जाता है वो लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस तक बताया जाता है। जो तापमान की बात करें तो 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जाता है। वहीं साधारण तौर पे देखें तो जो द्युतिमान सतह का जो तापमान है वह जो है 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। कहने का अर्थ ये है, हमारे प्रकाश मंडल का जो तापमान है अर्थात दीप्तिमान सतह का जो तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। वही हम नए शोध की बात करें, नासा के अनुसार बात करें तो, नासा के अनुसार अगर हम बात करें तो इसका जो तापमान बताया गया है 5500 डिग्री सेल्सियस बताया गया है। अब वही हम बात करें तो प्रकाश मंडल में ही अर्थात हमारे फोटोस्फीयर में ही सन स्पॉट की घटना पाई होती है। हम बात करें तो इसी मंडल पर सन स्पॉट की घटना घटित होती है। अब क्या है सन स्पॉट, इसके बारे में हम विद फिगर समझेंगे। अर्थात जिसे हम सौर कलंक भी कहते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, कलंक की घटना कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम अलग से समझेंगे। अब वही हम बात करते हैं, ये हमारी पहली परत हो अर्थात केंद्रीय परत हम कह सकते हैं प्रकाश मंडल को। हम वही बात करते हैं दूसरी परत की, जो हमारे सूर्य मंडल की जो सूर्य की दूसरी मंडल था, दूसरी परत मानी जाती है, तो उसके धरातल की, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्रोमोस्फीयर या वर्णमंडल कहा जाता है। इसे वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जो हमारा वर्णमंडल है अर्थात क्रोमोस्फीयर है, अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से फोटॉन एक्स गामा किरणें, यहाँ से फोटॉन एक्स गामा किरणें तथा यह जो है सूर्य का वायुमंडल तथा यह सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। सूर्य का वायुमंडल कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है जो हमारे सूर्य के धरातल का दूसरा मंडल है अर्थात जिसे हम वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर कहते हैं, यहाँ से इस मंडल से फोटॉन एक्स गामा किरणें आदि गुजरती हैं। इसे जो है इस मंडल को सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है। वही अगर हम बात करें जो हमारा तीसरा मंडल है, ये हमारा दूसरा हो गया। वहीं हम बात करें तीसरा मंडल की, जिसे हम सूर्य के धरातल का वाह हम कह सकते हैं या बाहरी भाग कह सकते हैं, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं, जिसे हम कोरोना भी कहते हैं, जिसे हम मंडल भी कहते हैं, जिसे हम प्रभामंडल भी नाम देते हैं। हमें देखना है जो कोरोना है, इसी कोरोना से क्या क्या निकलता है। तो जो कोरोना है अर्थात प्रभामंडल है,
यहाँ से सौर लपटें, सौर पवनें, सौर मुकुट, रेडियो तरंगे आदि का प्रवाह होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो कोरोना मंडल है, जिसे हम प्रभा मंडल के नाम से भी जानते हैं, अगर बात करें तो यहां से सौर पवनें, सौर किरीट, सौर मुकुट, सौर मुकुट, रेडियो तरंगे, आदि का प्रवाह होता है। कहने का मतलब यह है जो हमारे सूर्य की बाहरी सतह है, जो सूर्य मंडल की बाहरी सतह या बाहरी भाग अर्थात बाहरी मंडल है, उसे कोरोना मंडल या प्रभा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रभा मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस कोरोना से सौर पवनें, सौर किरीट, सौर मुकुट, सौर लपटे अर्थात रेडियो तरंगे आदि का प्रवाह होता है। अब वहीं हम देखते हैं जो कोरोना है आखिर कब दिखाई देता है, तो जो कोरोना है या सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। जो कोरोना है या जो है सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। अर्थात कहने का मतलब यह है जब सूर्य ग्रहण की स्थिति आती है तो उस समय कोरोना अर्थात ये सारी चीजें जो आपको उस समय ये सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देती हैं। अब आगे हम बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि सन स्पॉट की बात की, तो हम सन स्पॉट को देख लेते हैं। जो हमारी सन स्पॉट की जो घटना घटित होती है आखिर कैसे होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन स्पॉट की, अर्थात सौर कलंक की घटना। सबसे पहले तो हम देखते हैं जो सन स्पॉट है या सौर कलंक है, आखिर इसका नामकरण किस विद्वान ने किया। तो अगर इसके नामकरण की बात कर ले तो इसका जो नामकरण है, अगर नामकरण की बात कर ले, इसका नामकरण की बात कर ले तो गैलीलियो महोदय ने इसका नामकरण किया है। गैलीलियो महोदय ने इसका नामकरण किया, सन स्पॉट या सौर कलंक कहा। सबसे पहले अगर देखा जाए तो गैलीलियो महोदय ने सन स्पॉट या सौर कलंक की खोज की। अब हम बात करते हैं जो हमारा सौर कलंक है। सबसे पहले हमें यह देखना है विथ फिगर के माध्यम से अब हमें यह देखना है ये हमारा प्रकाश मंडल है, ये हमारा प्रकाश मंडल है, ये हमारा वर्णमंडल है, ये हमारा कोरोना मंडल है। हमने अभी आपको बताया कि जो प्रकाश मंडल है अर्थात दीप्तिमान सतह है, यहीं पर सन स्पॉट की घटना घटित होती है। यहीं पर
सनस्पॉट या सौर कलंक दिखाई देता है। अगर हम बात करें सनस्पॉट या सौर कलंक की, अगर इसके हम तापमान की अगर बात कर लें तो अपने चारों ओर प्रकाश मंडल के तापमान से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पाया जाता है। कहने का मतलब ये होता है जो प्रकाश मंडल है, जो इसका तापमान है उससे अगर हम बात करें तो जो इसका सनस्पॉट का तापमान है लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। वहीं हम देखें जो सौर कलंक है, इसका जो तापमान विद्वानों के द्वारा बताया गया है लगभग 6500 फ़ारेनहाइट बताया गया है, लगभग 6500 फ़ारेनहाइट बताया गया है। वहीं बात करें अगर हम देखें सौर कलंक को तो जो हमारा सूर्य है, सूर्य के लगभग 5 से लेकर या जो है सूर्य से 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के मध्य यह सनस्पॉट पाया जाता है। यह सूर्य के 5 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य हम कह सकते हैं 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य सनस्पॉट पाया जाता है। अब देखते हैं जो हमारा सनस्पॉट है, सौर कलंक है, एक ऐसी घटना है तो यह जो है एक अस्थायी घटना है। जो सौर कलंक है क्या है, यह एक अस्थायी घटना है। वहीं आगे अगर हम बात करें तो इसके जीवन काल की बात करें तो जो इसका जीवन काल होता है, अगर हम इसके जीवन काल की बात करें, इसके हम जीवन काल की बात करें तो जो जीवन काल है इसका कुछ दिनों से लेकर कुछ माह तक, कुछ दिनों से लेकर कुछ दिनों से लेकर कुछ माह तक रहता है। वहीं अगर इसके समय चक्र की बात करें अर्थात घटने बढ़ने के समय चक्र की बात करें तो लगभग 11 वर्ष माना जाता है। अगर हम बात करें इसके जो घटने एवं बढ़ने का चक्र है, लगभग जो चक्र माना जाता है उसका जो लगभग चक्र है 11 वर्ष माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है जो सनस्पॉट है अर्थात सौर कलंक है, इसकी जो यह क्योंकि यह अस्थायी घटना है, जो हमारे प्रकाश मंडल या दीप्तिमान सतह हम कह सकते हैं या दीप्तिमान सतह पर घटित होने वाली यह घटना होती है, जिसका जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कुछ माह अर्थात घटने बढ़ने का चक्र की अगर बात करें हम तो लगभग 11 वर्ष तक माना जाता है। अब वही हमें यह देखना है कि जो सौर कलंक आखिर कब दिखाई देता है, तो यह जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। हम बात करेंगे इसके दिखने की तो यह जो है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं यह जो है हीरक वलय अर्थात डायमंड रिंग, इसे हम क्या कह सकते हैं, डायमंड रिंग की घटना इसे हम डायमंड रिंग की घटना या हीरक वलय या हीरक वलय की घटना हम कह सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है जो हमारा सनस्पॉट है वो कब होता कब घटित ऐसी घटना कब घटित होती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय घटित होती है, अर्थात डायमंड रिंग या हीरक वलय कहा जाता है ऐसी स्थिति को। अब वहीं हमें ये देखना है सौर कलंक के समय
अर्थात सनस्पॉट के समय अगर देखा जाए तो जो इसका सबसे आंतरिक काला भाग होता है, हम बात करते हैं जो इसके सबसे आंतरिक काला भाग होता है, सबसे आंतरिक काला भाग होता है, अर्थात अधिक काला भाग की बात करें हम, उसे क्या नाम दिया गया है? उसे जो है विद्वानों के द्वारा अम्बा नाम दिया गया है। इसे अम्बा नाम दिया गया है, जिसे प्रच्छाया भी कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है हमारे सौर कलंक में, हमारे सन स्पॉट के अंदर आंतरिक भाग में जो अधिक काला भाग होता है उसे अम्बरा या अम्बा के नाम से जाना जाता है, अर्थात जिसे प्रच्छाया भी कहा जाता है। वही हम बात करें कम काले भाग की, तो जो कम काला भाग होता है उसकी बात करें तो उसे पेनाम्बरा के नाम से जाना जाता है, उसे पेनाम्बरा के नाम से जाना जाता है, जिसे उपछाया भी कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है सन स्पॉट के समय जो अस्थायी घटना है घटित होती है, जब अधिक काला भाग दिखाई दे, तो ऐसी स्थिति को अम्बा या प्रच्छाया कहा जाता है। और अगर कम काला भाग हो, अर्थात कम काला भाग दिखाई दे, तो उसे पेनाम्बरा या उपछाया के नाम से भी जाना जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अधिक काला भाग अम्बा या अम्बरा, कम काला भाग पेनाम्बरा के नाम उपछाया के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगर हम देखें जो सौर कलंक की स्थिति जब भी हमारे सूर्य के प्रकाश मंडल में घटित होती है ऐसी घटना, उस समय जो है रेडियो, टेलीविजन, टीवी, वायरलेस आदि प्रभावित होते हैं। कहने का मतलब है जब ऐसी घटना घटित होती है तो टीवी, रेडियो, वायरलेस आदि प्रभावित होते हैं। कहने का तात्पर्य है क्योंकि देखा जाए तो जब ये सब प्रभावित होते हैं उस समय देखा जाए तो वो जो है चुंबकीय झंझावात की स्थिति होती है, अर्थात चुंबकीय झंझावात की स्थिति पाई जाती है। हम पुनः एक बार देखते हैं जो सनस्पॉट है, नामकरण इसका गैलीलियो महोदय ने किया है। वहीं हम देखते हैं यह जो है सूर्य के 5 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है। वहीं देखें तो इसके तापमान की बात कर लें हम तो प्रकाश मंडल या दीप्तिमान सतह के से 1500 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पाया जाता है, जिसे विद्वानों का लगभग मानना है 6500 फ़ारेनहाइट के आसपास बताया जाता है। वहीं हम बात करें जो सनस्पॉट है कि एक अस्थायी घटना है जिसका जीवन काल कुछ दिनों से लेकर कुछ माह तक, अर्थात घटने बढ़ने का जो क्रम का चक्र होता है वो लगभग 11 वर्षों तक पाया जाता है। जो ऐसी घटना है ये पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय अर्थात डायमंड रिंग हीरक वलय के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ये ऐसी घटना घटित होती है। इसी समय जब अधिक काला भाग दिखाई दे, जिसे हम अम्बरा या प्रच्छाया के नाम से जानते हैं, अगर उसका कम काला भाग या कम छायांकित भाग दिखाई देता है तो उसे हम पेनाम्बरा या उपछाया के नाम पे हम जानते हैं। इसके प्रभाव से, सनस्पॉट के प्रभाव से टीवी, रेडियो, वायरलेस आदि प्रभावित होते हैं, अर्थात यह जो है चुंबकीय झंझावात के रूप में पाया जाता है। अब हम देखते हैं जो वर्णमंडल है और कोरोना है। अभी आपको मैंने बताया था कि जो कोरोना है सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है, जिसका घनत्व सबसे कम पाया जाता है। यह भी जो है सूर्य ग्रहण के समय कोरोना दिखाई देता है। इसका जो घनत्व है सबसे कम पाया जाता है। इसका घनत्व सबसे कम पाया जाता है।
वहीं हम बात कर लें वायुमंडल की, तो जो वायुमंडल है वो कोरोना और आपके प्रकाश मंडल के मध्य में स्थित है। मध्य में ही स्थित होने का मतलब ही होता है जो तप्त गैस की प्रचंड ज्वालाएं एवं लपटें होती हैं, कहीं ना कहीं यहीं से वो निकलकर प्रभावित करती हैं, अर्थात यहीं से जो लहरें हैं वायुमंडल के मध्य से ही वो निकला करती हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम अगले पार्ट की ओर देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट भाग होगा इसका सौरमंडल होगा, जिसके बारे में हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तब तक देखने के लिए धन्यवाद।